वेलकम टू द लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म ऑफ इंडिया एंड अकेडमी। जो भारत का सर्वश्रेष्ठ एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है, उसमें आपको बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। ये आसमान का इशारा है कि कल का सूरज तुम्हारा है। इस दो लाइन के साथ आगाज करते हुए मैं अभिषेक मिश्रा, मास्टर्स इन केमिस्ट्री, मेंटर टू हंड्रेड्स ऑफ एस्पिरेंट्स ऑफ नीट एंड जेई। बहुत सारे मेरे बच्चे पढ़ाए हुए डॉक्टर्स और इंजीनियर्स बन के देश की सेवा कर रहे हैं, और अब आपकी बारी है। 2021 के धुरंधर आप लोग बिल्कुल तैयार हो जाइए और लग जाइए मेरे साथ अपनी प्रिपरेशन में। आपको केमिस्ट्री 101 चैनल पे टॉप एजुकेटर्स मिलते हैं, जबरदस्त क्वालिटी कंटेंट मिलता है, ये आप जानते हैं, और आपका लर्निंग एक्सपीरियंस मैं देख पा रहा हूँ बहुत शानदार रहा है। केमिस्ट्री 101 चैनल पे हम दोनों मिलकर के प्रोग्रेस कर रहे हैं। अनअकैडमी के इस सुंदर से प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत है और आप लोगों का अभिनंदन है, जिससे कि हम लोग इस पर आगे बढ़ें। मैं अभिषेक मिश्रा, मास्टर्स इन केमिस्ट्री, मेंटर टू हंड्रेड्स ऑफ एस्पिरेंट्स, टीचिंग एक्सपीरियंस मोर देन 15 ईयर्स, फुल टाइम एजुकेटर हूं, यानी आपके साथ कभी नहीं छोड़ने वाला, हर समय आपके साथ रहने वाला, हर दिन आपकी क्लास लेने वाला, उस तरह का एजुकेटर जो कि कोई इसी और काम में इन्वॉल्व नहीं है, आपके साथ लगातार लगा हुआ है, यानी आपके साथ हमेशा हूँ, अवेलेबल हूँ बच्चे। कॉन्सेप्चुअल अप्रोच हमेशा बच्चे पसंद करते हैं, इसलिए मैं कॉन्सेप्चुअल अप्रोच के साथ ही पढ़ाना पसंद करता हूँ। स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ पॉइंट्स हैं मेरे, जो आपको जरूर समझ में आएंगे कि ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं एक स्टूडेंट को, कि क्यों एक अनअकैडमी ज्वाइन करें, अनअकैडमी क्यों ज्वाइन करें। पहले एक बार आप इस पॉइंट्स को देखिए, उसके बाद आप फिर अपना समझिए कि आपको करना चाहिए अनअकैडमी ज्वाइन या नहीं करना चाहिए। तो इन पॉइंट्स को जरूर देखना बच्चे। पेरेंट्स जो हैं वो जरूर इन पॉइंट्स को देखेंगे, और इन पॉइंट्स को एक बार देखने के बाद ही वो निर्णय लें कि उनको ज्वाइन करना चाहिए, बच्चे को कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए। आपको जो डाउट्स पूछने होते हैं वो आप मेरे कमेंट बॉक्स में पूछते हैं, मैं लगातार कमेंट बॉक्स में आंसर करता हूं। आप लोग देखते होंगे जो बच्चे पूछते हैं, और लास्ट यूट्यूब वीडियो पे ही पूछेगा कमेंट, क्योंकि वही वीडियो मैं देखता हूं, और भी कमेंट्स आते हैं वो भी मैं देख लेता हूं, कि जिससे भी आपका एसोसिएटेड कमेंट है वो सब देखता हूं, ठीक है ना। आप मुझे फॉलो कीजिए अनअकैडमी पे, और स्पेशल क्लास में भी आइए जरूर, क्योंकि वहां पे बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है। वहां पे हमारा जो टैट टॉक है, टेस्ट एंड डिस्कशन चल रहा है, वो वहीं पे होता है, ठीक है, क्योंकि मैं वहीं पे पॉलिंग करा पाता हूँ। तो टेस्ट एंड डिस्कशन आपकी अनअकैडमी के स्पेशल क्लास पर ही होती है, इसलिए अनअकैडमी फॉलो कर लीजिए। आज टैट टॉक है 12 बजे। हालांकि ये रिकॉर्डिंग हो रही है, इसलिए आज का कोई मतलब नहीं होगा, लेकिन मैं आपको इन्फॉर्म करता रहता हूँ। कहाँ पर? टेलीग्राम पर। टेलीग्राम पे से जुड़ जाइए, केमिस्ट्री 101 के टेलीग्राम से जुड़ जाइए, जिससे कि आपको इस पर इंफॉर्मेशन मिल सके, ठीक है बच्चों। कैसे सब्सक्रिप्शन लेंगे आपको पता है, लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए अनअकैडमी, ओटीपी आपकी आएगी जब मोबाइल नंबर आप उसमें भरेंगे, सब्सक्रिप्शन पे जाइए। और एक चीज तो कभी मत भूलिए कि आप AM001 ये मेरा कोड लगाना कभी मत भूलिए बच्चों। ये कोड लगा करके तब आप लीजिए, और नो कॉस्ट EMI पे जाकर के एकदम चैन से उसका अपना एंजॉय कीजिए। प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो डेली लाइव क्लासेस मिलती हैं आपको, लेटेस्ट जो लाइव टेस्ट और क्विज होते हैं बहुत शानदार हैं। स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिलते हैं आपको, अनलिमिटेड एक्सेस। लाइव क्लासेस तो मिलेंगी लगातार, वो आपको फुल टाइम एजुकेटर्स जो होते हैं उनसे मिलेंगी। स्ट्रक्चर्ड कोर्स बहुत शानदार तरीके से वही बना सकते हैं जो बहुत एक्सपीरियंस्ड हो और कायदे से उसको उन्होंने पढ़ा हो, उनका 10-12 साल 15 साल का एक्सपीरियंस हो। लाइव टेस्ट क्विज जो होते हैं बच्चे, वो जो होते हैं वो आपको लगातार टाइम बाउंडेशन में आपको रहने के लिए आपको जो है वो प्रैक्टिस करते हैं कि आप टाइम के अंदर ही क्वेश्चन को आंसर कीजिए, क्योंकि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको टाइम के अंदर रह करके आंसर देना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए लाइव टेस्ट और क्विज बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों। ये फी स्ट्रक्चर है। अगर आप 12 मंथ की फी स्ट्रक्चर देखें तो 34,650 रुपीज, तीनों सब्जेक्ट की, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का। एक साल तक पूरा एंजॉय कीजिए और अच्छे से करके अपना अपना सिलेक्शन लीजिए। 6 महीने के लिए जो बच्चे जाना चाहते हैं वो 25,200 रुपए इसकी फीस है। 24 महीने यानी 2 साल के लिए 50,400 रुपए है। लेकिन इसमें भी अगर आप AM001 मेरा कोड यूज कर लेते हैं, ये मेरा कोड है AM001, तो पता है आपको 10% का तुरंत वहीं पर इंस्टेंट डिस्काउंट मिलता है, तुरंत मिलता है। तो ये बहुत शानदार चीज है। फिर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन बच्चों उन लोगों के लिए है जो चाहते हैं कि उनको कोई गाइड करता रहे, हमेशा उनको उनके पढ़ने पर उनको सपोर्ट करता रहे कि किस तरह से उनको पढ़ना चाहिए। उनकी टेस्ट हो रहे हैं तो टेस्ट में गलतियां कहाँ से हो रही हैं, कहाँ पे उनको और मेहनत करना चाहिए, ये सब बताए। तो पर्सनल कोच मिलता है, स्टडी प्लानर के तौर पर वो मिलते हैं, एक पर्सनल कोच आपको जो सब कुछ बताते हैं, और साथ ही साथ सारे प्लस वाले बेनिफिट्स तो आपको मिलते ही हैं। तो यहाँ पर भी अगर आप फीस स्ट्रक्चर देखें तो 6 मंथ का 34,200 रुपीज है, और 12 मंथ का 58,500 रुपीज है। आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाता है बच्चों इसके ऊपर, अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं तो, AM001 कोड यूज करते हैं तो, ठीक है। तो ये प्लस और आइकॉनिक में डिफरेंस है कि प्लस में कुछ चीजें कम है, आइकॉनिक में पर्सनल कोच, स्टडी प्लानर और एक्सपर्ट गाइडलाइन मिलता ही है, साथ में प्लस वाले सारे के सारे आपको बेनिफिट्स मिलते हैं,
ठीक है बच्चों। कॉम्बैट, अनअकैडमी कॉम्बैट बहुत शानदार चीज आ गया है बच्चों, ये इतना बेहतरीन है आप लोगों के लिए। इसमें क्या हो गया, हर संडे 29 ऑफ नवंबर से शुरू हो रहा है ये 29 से, इसमें हर संडे आपका टेस्ट होगा। कॉम्बैट जो है वो छोटे छोटे टेस्ट होंगे जो आपके प्रोग्रेस को बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझाएंगे। पूरे ऑल ओवर इंडिया के लेवल पे आप क्या करेंगे, कॉम्पीट करेंगे। कंपटीशन आपका बहुत अच्छे बच्चों से होगा। तो वहां पर क्या होगा, आपका टेस्ट जो नीचे टेस्ट होता है यहाँ पर, इस टेस्ट को जब आप क्लिक करेंगे, अपने आप मोबाइल पे जाते हैं, तो मोबाइल पे जब आप जाते हैं तो टेस्ट जब आप क्लिक करते हैं तो ये कॉम्बैट ऊपर आ जाएगा। यहाँ पर कॉम्बैट आएगा तो वहां पर इनरोल करने के लिए ऑप्शन आता है, उसमें आप इनरोल करेंगे। इनरोल करेंगे तो वहां पर आपको, जैसे कॉम्बैट में गए, कॉम्बैट में गए तो आपको एनरोल का ऑप्शन आएगा यहाँ पे, एनरोल नाउ का। इस पे आप जाएंगे तो वहां पे आपसे एक कोड मांगेगा, उस कोड में आप भर दीजिएगा मेरा कोड AM001, ये आप कोड भर दीजिएगा। ये कोड भरते ही आप एनरोल्ड हो जाओगे, फिर एनरोल कर लीजिए तो आप एनरोल्ड हो जाओगे। ठीक है बच्चे, और इस पे पार्टिसिपेट करो बच्चे। ये फोर्टनाइटली टेस्ट होगा, यानी हर संडे को टेस्ट होगा, और बहुत बेहतरीन। इसमें ऐसे ऑप्शंस क्वेश्चन देंगे आपको, इस तरह से क्वेश्चन देंगे, यहाँ पे ऑप्शंस होंगे एबीसीडी, आपको चुनना होगा उन ऑप्शंस को। ऑप्शंस जब चुनेंगे आप तो आपका पूरा जितने भी बच्चे होंगे उसमें लाइव आपकी वो दिखाई देगी, आपकी परफॉर्मेंस दिखाई देगी कि आप कितना परफॉर्म कर रहे हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया लेवल पे, बहुत शानदार। और आपका जो रैंक है, जैसे आपकी रेटिंग यहाँ दिखाई देगी, आपका स्कोर कितना हुआ दिखाई देगा, आपका रैंक दिखाई देगा, और आपकी एक्यूरेसी दिखाई देगी, मतलब कितना आप एक्यूरेटली उसको बता रहे हैं, कितने शानदार तरीके से आप उसमें बता रहे हैं कि आंसर को, कितना निगेटिव मार्किंग कर रहे हैं, ये भी आपको आपकी एक्यूरेसी से मालूम चलता है बच्चे। यानी आप अगर सपोज करो आपने 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन सही किया और 5 क्वेश्चन गलत कर दिया, तो आपकी एक्यूरेसी क्या हो गई, 50% पे आ गई, क्योंकि आपने उतना जितना सही किया उतना गलत भी कर दिया आधा। तो इस तरह से आपको देखते हैं, तो बहुत शानदार। और यहाँ पे दिखेगा कि राहुल यूर परफॉर्म, जैसे यहाँ पे लिखा है बेटर देन द 90% लर्नर, यानी आप कितने लोगों से अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं ये आपको बताएगा। तो बहुत बेहतरीन चीज है बच्चे। तो आप कॉम्बैट में जरूर पार्टिसिपेट कीजिए, टेस्ट पे जाइएगा, आपने जो टेस्ट आपके मोबाइल में टेस्ट होता है, टेस्ट पे जाएगा, टेस्ट से कॉम्बैट पे आंसर ऑप्शन आएगा, कॉम्बैट पे जाइएगा, कॉम्बैट में फिर एनरोलमेंट का आएगा, एनरोल करने का। एनरोल के बाद फिर उसमें आएगा आपको यहाँ पे एक कोड भरना होगा, कोड आपको भरना ही होगा, क्योंकि आपको बिना कोड भरे आप एनरोल नहीं होगे। तो AM001 कोड एनरोल भर लेना बच्चे, इससे आप एनरोल हो जाओगे। ठीक है, यहाँ पे आपको ऑप्शंस के बाद जब टेस्ट खत्म हो जाता है तो सारे के सारे आपको सोल्यूशन दिए जाते हैं, वीडियो सोल्यूशन दिए जाते हैं बच्चों। सारे के सारे वीडियो सोल्यूशन मिलते हैं आपको आफ्टर द टेस्ट, आफ्टर द कॉन्टेस्ट। ठीक है, तो आफ्टर द कॉन्टेस्ट आपको क्या मिलते हैं, सबके सब वीडियो कॉन्टेस्ट मिलते, वीडियो आफ्टर द कॉन्टेस्ट आपको सब वीडियो सोल्यूशन आपको मिलते हैं हर एक क्वेश्चन के, फॉर एवरी क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा, फिर आप जब कंप्लीट करते हैं, आप कंपीट करते हैं, क्रैक करते हैं, कौन क्या करते हैं, मतलब CCC। देखो, कंपीट करते हो बेस्ट बच्चों से भारत के, क्रैक करते हो आप अच्छा जो आपका जो टारगेट है। ठीक है बच्चों, और देखिए स्कोर आपको मिलता है यहाँ पर, सारी स्कोर आपको, गेट स्कोर फॉर योर स्पीड एंड एक्यूरेसी, आपको आपकी स्पीड के लिए और एक्यूरेसी के लिए आपको मिलता है स्कोर। ठीक है बच्चे, लीडर बोर्ड पे आपको अपना रैंक दिखता है हर एक कॉम्बैट के बाद, हर एक क्वेश्चन के बाद रेटिंग आपको मिलती है। आप जैसे जितने ज्यादा कॉम्बैट्स लेते जाएंगे आपकी रेटिंग बढ़ती जाएगी, और अवार्ड्स मिलते हैं बहुत शानदार। आप बढ़ते आते हो इस तरह से, बिगिनर से लेकर के फिर नोवाइस, फिर एक्सपर्ट, फिर मास्टर, फिर लीजेंड, इस तरह से आप बढ़ते आते हैं बच्चों। और आपको अवार्ड्स मिलते हैं क्या क्या, फर्स्ट प्राइज मिलता है आपको एप्पल का मैकबुक एयर, सेकंड प्राइज मिलता है एप्पल आईपैड मिनी, थर्ड प्राइज मिलता है आपको एप्पल एयरपॉड्स, और टॉप 100 रैंकर्स को 1000 का अमेजॉन वाउचर। ठीक है बच्चों, बहुत सारे बच्चों ने कहा कि सर कभी कभी ये होता है कि हमें जो चीज हम करते हैं वो मिल नहीं पाता। तो बच्चे कहीं ना कहीं कोई समस्या होती है, उसको आप जरूर देखिए, कहीं ना कहीं से आपकी रैंकिंग पे असर पड़ता है, तब जाकर के आपको वो नहीं मिलता है। तो आप अगर लगातार पार्टिसिपेट करेंगे तो आपकी रैंकिंग अच्छी होगी और आपको ये सब प्राइजेस मिलेंगे बच्चों। क्लास 11 के लिए 11 ये आपका कितने तारीख को है, 29 को है बच्चे, 29 को है संडे 29 नवंबर को है ये। ठीक है बच्चे, 2020 संडे है उस दिन, और संडे ही होगा ये। तो 11 बजे से लेकर के 11:45 तक होगा बच्चे। ठीक है ना, ये ध्यान रखना तुम, 11 से 11:45 होगा ये। ठीक है, इसमें जूलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स, केमिस्ट्री यही सब में होंगे, 4 राउंड्स होंगे 7-7 क्वेश्चन के। ठीक है, आप एनरोल कर लीजिए, उसमें मेरा कोड भर लीजिए AM001, आपका एनरोलमेंट तुरंत हो जाएगा, तुरंत आप एनरोल हो जाओगे। ठीक है बच्चों, और देखिए 60 मिनट का कॉन्टेस्ट है ये, 28 क्वेश्चन होंगे इसमें,
और सेपरेट कॉन्टेस्ट होंगे 11 12 13 13 का मतलब 12th पास, ठीक है, ये इसका मतलब होता है 12th पास, जो 12th पास आउट है, पास आउट है। 4 सेक्शंस होंगे इसमें, ठीक है बच्चों। और देखिए बॉटनी, जूलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये 4 सेक्शन के नीट स्कोरिंग आपको इसमें यहाँ पे दिखाई देगी। और फोर्टनाइटली टेस्ट होगा। फोर्टनाइटली टेस्ट का मतलब होता है बच्चे अल्टरनेट संडेज, अल्टरनेट संडेज पे होगा ये फोर्टनाइटली टेस्ट। देखिए केमिस्ट्री में आपका जो सिलेबस है क्लास 11th का वो पीरियोडिक टेबल पार्ट 1 है, जिसमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स, एटॉमिक रेडियस और आयनाइजेशन एनर्जी आ रहा है, जिस पर मैं आप लोगों को क्विज भी करा रहा हूँ, ठीक है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का मैंने क्विज करा दिया, आईपीसी नेमिंग आ रहा है, वर्धक थ्योरी आ रहा है, ये आ रहा है, ठीक है ना। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पीरियोडिक टेबल का मैं क्विज करवा रहा हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है बच्चों। तो बहुत शानदार तरीके से आप इसकी तैयारी कर सकते हैं और इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो और ये आपको अमेजिंग वाउचर्स, मैंने बताया रैंक 1 को 10,000 का अमेजॉन वाउचर भी मिलेगा, यानी मैकबुक एयर के बाद ये भी मिलेगा। रैंक 2 देखिए, रैंक 2 में 5,000 रुपए का मिलेगा और रैंक 3 में 3,000 का मिलेगा और 4 से लेकर के 50 तक 1,000 रुपए का अमेजॉन वाउचर मिलेगा, ठीक है बच्चों। आज जो हम लोग का टॉपिक है, जैसे कि हम लोग चैप्टर 2 पढ़ रहे थे, तो उस चैप्टर 2 में हम लोगों ने एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमने बहुत सारा काम किया, ठीक है। एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमने बहुत सारा काम किया। जो बच्चे हमारा ये जो टॉपिक है वो क्या है बच्चे, नीट, हम नीट और जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है बच्चों कि हम लोग एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन कर रहे हैं। तो एनसीईआरटी मेड सुपर इजी सीरीज में हम लोगों ने यहां तक कर लिया था, ठीक है। ये हमारा डुअल बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का हमने यहां तक काम कर लिया था, ठीक है बच्चों। इस पर कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम सोचेंगे इस पे लगाने के लिए। देखिए मैं आपको समझाता हूं। देखिए पहला क्वेश्चन है 2.6, कैलकुलेट एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटॉन्स, ठीक है, ऑफ रेडिएशन हुज फ्रीक्वेंसी इज दिस। तो फ्रीक्वेंसी आपको पता है तो एच न्यू सीधे लगा दोगे, आपको मिल जाएगा फोटॉन की एनर्जी। तो एक फोटॉन की एनर्जी मिल जाएगी आपको। एक फोटॉन की फ्रीक्वेंसी दी हुई है, फोटॉन क्या होता है, सबसे छोटा पैकेट लाइट एनर्जी का। जिस तरह से हम लोग क्वांटम की बात किए थे, कि एक एनर्जी का सबसे छोटा पैकेट जो होता है क्वांटम होता है। और चार्ज का सबसे छोटा पैकेट क्या होता है बच्चे, चार्ज का बताओ सबसे छोटा पैकेट क्या होता है चार्ज का, वो होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम। तो जिस तरह से चार्ज की वैल्यू मिलिकन ने निकाली थी सबसे छोटी वैल्यू, इसी प्रकार से हमारे साइंटिस्ट लोगों आगे मैक्स प्लैंक ने बताया था कि जो हमारा एनर्जी होता है उसका सबसे छोटा पैकेट जो होता है वो क्वांटम होता है। और उसके बाद हम लोग एनर्जी, हमारी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होते हैं, ठीक ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की जो होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो एनर्जी होती है, रेडिएशन होती है, उसका सबसे छोटा पैकेट क्या होता है, क्वांटम होता है। और लाइट को भी हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की तरह ही समझा है, क्योंकि लाइट में भी पार्टिकल और वेव नेचर दोनों होता है, इसलिए लाइट भी क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। लाइट की एनर्जी जो सबसे छोटा पैकेट है उसको बोलते हैं फोटॉन, ठीक है बच्चे। अब लाइट अलग अलग काइंड की होती है, उसके पास अलग अलग एनर्जीज होती हैं। तो क्योंकि आप जानते हैं 400 से लेकर के 750 एंगस्ट्रॉम तक लाइट का विजिबल रेंज है। तो अगर हम इसकी बात करें कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटॉन्स ऑफ रेडिएशन हुज फ्रीक्वेंसी इज 5 × 10⁻14 हर्ट्ज। तो 5 × 10⁻14 हर्ट्ज की कोई फोटॉन है, उसकी एनर्जी निकालेंगे आप E = h न्यू से, जहां पे h क्या है 6.6 × 10⁻34 जूल पर सेकेंड, ये आपका प्लैंक कांस्टेंट है। तो आपको फार्मूला पता है E = h न्यू। आप h की वैल्यू 6.6 × 10⁻34 जूल पर सेकेंड रख देंगे। फ्रीक्वेंसी आपको दिया हुआ है, एनर्जी निकल जाएगी एक फोटॉन की, लेकिन आपको चाहिए 1 मोल का, तो उसमें 1 मोल से मल्टीप्लाई कर दो तो इतना जूल आ जाएगा, इतना किलो जूल पर मोल आ गया। चलिए ये हो गया क्वेश्चन। प्रॉब्लम 2.7 आइए, ये आपको और इंटरेस्टिंग मजा आएगा। एक 100 वाट का बल्ब है, 100 वाट का, ठीक है ना। तो 100 वाट क्या होता है, वाट का मतलब होता है जूल पर सेकेंड, यानी वाट जो है बेटा, देखिए एक होता है एनर्जी, और एनर्जी पर सेकेंड को हम क्या बोलते हैं, शक्ति बोलते हैं, पावर बोलते हैं, ठीक है ना, पावर बोलते हैं। तो वही वाट दिया है तो वो क्या है, जूल पर सेकेंड, पावर ऑफ द बल्ब। तो एक 100 वाट बल्ब जो है वो इमिट करता है मोनोक्रोमेटिक लाइट। मोनोक्रोमेटिक लाइट का मतलब कि एक ही काइंड का उसमें वेवलेंथ निकल रहा है, ऑफ वेवलेंथ 400 नैनोमीटर, यानी है ना, मैंने बताया मोनोक्रोमेटिक का मतलब एक ही काइंड का वेवलेंथ या एक ही काइंड की फ्रीक्वेंसी निकल रही है, मोनोक्रोमेटिक बोलते हैं। तो 400 नैनोमीटर वाली उससे क्या निकल रही है, वेवलेंथ निकल रही है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिटेड पर सेकेंड ऑफ द बल्ब। तो देखो 400 नैनोमीटर वाले वेवलेंथ वाले फोटॉन्स निकल रहे हैं ना,
तो 400 जैसे ऊपर आपने क्या निकाला, 1 मोल का निकालना था तो 1 मोल से मल्टीप्लाई कर दिया था, लेकिन पहले क्या किया था आपने, 1 फोटॉन की एनर्जी निकाली थी। तो 1 फोटॉन की पहले एनर्जी निकालिए आप, 1 फोटॉन की एनर्जी निकाल लीजिए, ठीक है बच्चों। ओके, अब आप समझो, ध्यान से समझना। एनर्जी ऑफ 1 फोटॉन इज इक्वल टू एच न्यू, या इज इक्वल टू एच न्यू भी होता है और एच सी बाई लैम्डा भी होता है। तो यहाँ पे लैम्डा दिया है तो एच सी बाई लैम्डा वाला फॉर्मूला यूज कर लो। तो एच क्या है, प्लैंक कांस्टेंट, सी क्या है, लाइट की स्पीड 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और बाई लैम्डा, लैम्डा क्या है 400 हमारा है, 400 जो है, तो 400 हमारा जो है ये था नैनोमीटर, तो 400 नैनोमीटर हमने कर लिया, ठीक। तो ये आपका आ गया बच्चे। अब देखो बहुत शानदार चीज, ये आपका एक फोटॉन का आया है। अब आपको पता है पता करना है कितने फोटॉन्स निकल रहे हैं। तो पर सेकेंड कितनी एनर्जी वो इमिट कर रहा है, देखो 100 वाट एनर्जी इमिट कर रहा है, और एक फोटॉन, वो एनर्जी किससे मिलकर बन रही है, बहुत सारे फोटॉन्स ही वो एनर्जी बना रहे हैं, राइट। बहुत सारे फोटॉन्स निकल रहे हैं तो वो मिला के एनर्जी बना रहे हैं। तो आपको सिंपल सा फॉर्मूला पता है कि भाई टोटल एनर्जी अपॉन वन, एक लोग की एनर्जी, टोटल एनर्जी अपॉन एक लोग की एनर्जी इज इक्वल टू नंबर ऑफ टोटल पर्सन, है ना, ऐसे कर सकते हो। तो टोटल एनर्जी कितनी है 100 जूल पर सेकेंड अपॉन 4.9 इतना आया आपका एक फोटॉन का अपॉन, तो कितने फोटॉन्स निकल रहे होंगे पर सेकेंड, 2.012 इंटू 10⁻20 फोटॉन्स पर सेकेंड इमिट हो रहे होंगे। तो बहुत आसान क्वेश्चन था लेकिन समझना जरूरी था। When problem 2.8, when electromagnetic radiation of wavelength 300 नैनोमीटर, अब देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 300 नैनोमीटर, यानी ये किसी एक फोटॉन की बात कर रहा है, किसी एक क्वांटम की बात कर रहा है ना, ध्यान रखना। तो 300 नैनोमीटर किसी एक पार्टिकल का होगा ना, उसके एक सबसे छोटी चीज का होगा, तो उसका आप एनर्जी निकाल लेना, एनर्जी उसका निकल जाएगा अगर जरूरत पड़ेगी तो। कर आप फॉल ऑन द सर्फेस ऑफ सोडियम, चलिए ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड विथ काइनेटिक एनर्जी, अब इलेक्ट्रॉन कहां से निकल रहे हैं, सोडियम के सर्फेस से निकल रहा है, यानी ये फोटो इलेक्ट्रॉन्स है। यहाँ पे इसको बोल सकते थे फोटो इलेक्ट्रॉन्स। फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड विथ ए काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1.68 इंटू 10⁻5 जूल पर मोल। ध्यान से समझिएगा, इलेक्ट्रॉन की जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उनकी एनर्जी है 1.68 इंटू 10⁻5 जूल पर मोल, यानी एक मोल इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है। यानी अगर एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी की बात करेंगे तो हमको कुछ सोचना पड़ेगा। व्हाट इज द मिनिमम एनर्जी नीडेड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सोडियम, यानी ये किसकी बात कर रहे हैं, ये थ्रेशहोल्ड एनर्जी की बात कर रहे हैं, यानी वर्क फंक्शन की बात कर रहे हैं, है ना, वर्क फंक्शन। यानी जब भी आप किसी सरफेस पर, किसी मेटल सरफेस पर एनर्जी डालते हो तो वो एनर्जी क्या होती है, दो भाग में बढ़ती है। एक तो वो मेटल कुछ खा जाता है, खाने का मतलब उसको चाहिए उतना उतना वर्क फंक्शन उसको चाहिए उतना खा जाता है, बाकी जितना बचता है मिनिमम के बाद वही उतनी इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेकर के, काइनेटिक एनर्जी लेकर के निकलता है। तो किसी मेटल का इलेक्ट्रॉन पहले क्या करता है, वर्क फंक्शन खाता है। वर्क फंक्शन के मतलब कि थ्रेशोल्ड एनर्जी को खाता है, उसके बाद जितनी और एक्स्ट्रा बचती है उसको लेके निकलता है। तो ये बात होती है। तो मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ इतना फॉल करता है, तो पहले निकाल लो कितना एनर्जी है, ठीक है, कितनी एनर्जी फॉल कर रही है। तो यहाँ पे देखिए कह रहा कि व्हाट इज द मैक्सिमम, अब यहाँ पे पूछ रहा है कि व्हाट, क्या दो क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाट इज द मिनिमम एनर्जी नीडेड टू रिमूव, यानी इसका वर्क फंक्शन पूछ रहा है। अब पूछ रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम वेवलेंथ, यानी मिनिमम एनर्जी दैट विल कॉज अ फोटो इलेक्ट्रॉन टू बी इमिटेड। यानी देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, आपको एनर्जी पहले पूछ दिया, फिर उससे एसोसिएटेड वेवलेंथ पूछ रहा है। व्हाट इज द मैक्सिमम वेवलेंथ, ये मैंने पढ़ाया था कि जो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ होता है वो मैक्सिमम वेवलेंथ बोलते हैं, और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को मिनिमम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, क्योंकि हमें मिनिमम एनर्जी की बात करनी है। तो मिनिमम एनर्जी तभी हो सकती है जब फ्रीक्वेंसी मिनिमम हो या वेवलेंथ आपका मैक्सिमम हो, एक ही बात है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों समझना। अब इसको देखो कैसे सॉल्व किए। तो पहले क्या किया इन्होंने, एनर्जी निकाल लिया 300 नैनोमीटर वाले फोटॉन की, यानी एक फोटॉन की एनर्जी को निकाल लिया, कितना आ गया, इतना आ गया 6 पॉइंट, ये एच सी बाई लैम्डा कर दिया, एच सी बाई लैम्डा 6.626 इंटू 10⁻19 जूल आ गया, किसकी, एक फोटॉन की। और यहाँ पे आपको क्या दिया है बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट समझना, बहुत ध्यान से समझना। यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि पर मोल, देखो जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं वो पर मोल निकल रहे हैं। तो अभी हमने एक फोटॉन का निकाला, तो एक फोटॉन का निकाला है, और जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं वो 1 मोल के लिए ऊर्जा दी हुई है, एनर्जी दी हुई है ना। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, देखो एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटॉन्स निकालने, यानी एक, अब हमको सबको पर मोल बात करनी पड़ेगी, पर मोल बात करनी पड़ेगी, ठीक है। तो एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटॉन्स 6.606 इंटू, यहाँ पे हम ले लेंगे क्या, 1 मोल की वैल्यू ले लेंगे, ठीक है। तो कितना आ गया, इतना जूल पर मोल हो गया, ठीक है बच्चे। तो अब जो है बच्चे यहाँ पे समझना, तो द मिनिमम एनर्जी, अब यहाँ पे मिनिमम एनर्जी चाहिए हमको, तो हम क्या करेंगे, देखो जितनी एनर्जी आपने डाला था, ओके, इज इक्वल टू क्या होता है, देखो आपको पता है कि फॉर्मूला क्या होता है, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी
प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो अगर आपको थ्रेशोल्ड एनर्जी चाहिए तो क्या करोगे, टोटल एनर्जी में से काइनेटिक एनर्जी माइनस कर दो। तो टोटल एनर्जी कितनी है बच्चे, 1 मोल ऑफ फोटोन की एनर्जी इतनी है। काइनेटिक एनर्जी आपको दी हुई है कितनी, 1.68, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे दिया हुआ है 1.68 × 5 जूल पर मोल। तो आपको टोटल एनर्जी आपने निकाल लिया, टोटल एनर्जी आपने निकाला कितना, 3.99 × 10⁵ जूल पर मोल। 3.99 माइनस 1.68 ब्रैकेट में और 10⁵ बाहर आ गया, क्योंकि दोनों में ही 10⁵ था, जूल पर मोल कर लिया। तो यानी आपकी जो थ्रेशोल्ड एनर्जी आगे बच्चे वो पर मोल आई है, ध्यान रखना, पर मोल आई है 2.31, लेकिन हमको एक इलेक्ट्रॉन की निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, उसको मोल से डिवाइड करेंगे, नंबर ऑफ मोल से डिवाइड कर देंगे, ठीक है बच्चे, नंबर ऑफ मोल। तो यहाँ पर आ गया कितना, इतना आ गया। तो ये क्या है, एक इलेक्ट्रॉन की, एक फोटो इलेक्ट्रॉन के लिए थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो यहाँ पे कई जगह गलती करने का चांस है, कई जगह, या तो आप पर मोल चलो, या तो पर इलेक्ट्रॉन चलो, पर फोटोन चलो, ठीक है ना। या तो आप पहले क्या किए होते, इसको जो पर मोल है यहीं से ही क्या कर देते आप, एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर देते, तो ये क्या पर इलेक्ट्रॉन आ जाती वैल्यू, पर इलेक्ट्रॉन। तो आपको फिर फोटोन में भी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ती, तब वो क्या होता, पर फोटोन चलता। तो पर फोटोन, तो आपके फोटोन की एनर्जी, एक फोटोन की एनर्जी इज इक्वल टू एक इलेक्ट्रॉन का थ्रेशोल्ड एनर्जी प्लस एक इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी, सीधे निकल जाता काम, ठीक है। तो आप इतना तो समझ गए होंगे। किसी को कोई डाउट होगा तो जरूर अपना कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछना, ओके, ठीक है। तो ये अब इससे एसोसिएटेड जो ये मिनिमम जो हमने थ्रेशोल्ड एनर्जी यानी वर्क फंक्शन निकाला है इलेक्ट्रॉन का, ये 3.84 × 10⁻19 जूल। अब इससे एसोसिएटेड वेवलेंथ निकालना पूछा है, ठीक है। तो वेवलेंथ इज इक्वल टू क्या होता है, ई को यहाँ कर दो इस जगह पर, तो ई इज इक्वल टू ST/λ होता है, तो लैम्डा इज इक्वल टू ST/E आ जाएगा। तो हम यहाँ से क्या निकाल लेंगे, उससे एसोसिएटेड मैक्सिमम वेवलेंथ निकाल लिया, क्योंकि ये मिनिमम एनर्जी थी तो मैक्सिमम वेवलेंथ निकल गया। और 517 है, तो यहाँ पर दिस करस्पॉन्ड टू द ग्रीन लाइट। तो आप अपना जो स्पेक्ट्रम, विजिबल स्पेक्ट्रम दिया है एनसीईआरटी में, उसमें देख लेंगे कि ग्रीन कहाँ लाई कर रहा है, ऑरेंज कहाँ लाई कर रहा है, और याद कर लोगे, ठीक है। इतना तो जरूर जानना कि विबग्योर है, तो सबसे छोटा वेवलेंथ जो होगा वो किसके लिए होगा, सबसे ज्यादा एनर्जी वाले के लिए होगा, जो कि वो क्या है, वॉयलेट है। और सबसे बड़ा वेवलेंथ जो होगा वो कि रेड के लिए होगा, ठीक है, जो कि 750 से 750 है, ठीक है बच्चे। चलिए अब आता है 2.9 क्वेश्चन नंबर, द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। देखो यहाँ पे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कह रहा है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मतलब मिनिमम फ्रीक्वेंसी एसोसिएटेड विद द मिनिमम एनर्जी, दैट इज कॉल्ड वर्क फंक्शन, दैट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी। द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट फॉर ए मेटल इज दिस, यानी इसका थ्रेशोल्ड आपको फ्रीक्वेंसी मिल गया तो थ्रेशोल्ड एनर्जी मिल जाएगा, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ भी मिल जाएगा। फिर कह रहा है कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इमिटेड व्हेन रेडिएशन ऑफ दिस फ्रीक्वेंसीज हिट द मेटल। तो यहाँ पे कुछ टेंशन ही नहीं है, यहाँ पे रेडिएशन जो हो रहा है वो एक फोटोन का दे रहा है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन का दिया हुआ है, ठीक है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो क्या करेंगे, आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी पूछा है, तो काइनेटिक एनर्जी होती है क्या, हाफ mv², और ये क्या कर रहे हैं, h न्यू माइनस h न्यू नॉट। देखो इसको ओपन कर दो, जहां पे तो लिखा हुआ है, तो मैं ऐसे सरल शब्दों में बताता हूं, एनर्जी फॉलिंग ऑन द मेटल इज इक्वल टू थ्रेशोल्ड ऑफ द मेटल ऑफ द इलेक्ट्रॉन, या एनर्जी फॉलिंग ऑफ द एनर्जी ऑफ द फॉलिंग फोटोन, द एनर्जी ऑफ द फॉलिंग फोटोन is equal to the kinetic energy of emitting photoelectron plus the threshold, the work function of that electron। यानी कितना वो खा करके इस काबिल बनेगा पहले कि वो निकले, उड़े, है ना, तो उसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड या वर्क फंक्शन। और जब निकलता है किसी काइनेटिक एनर्जी से तो उसका काइनेटिक एनर्जी हो गई। तो जो एनर्जी फॉल करा रहे हो तुम, वो इज इक्वल टू क्या होता है, इज इक्वल टू थ्रेशोल्ड प्लस काइनेटिक एनर्जी। जितना वो खाएगा पहले, खा के तैयार होगा और फिर निकलेगा लेकर के एनर्जी को, ठीक ना। तो जितना खा के तैयार होगा वो तो ऐड करोगे ना, वो भी तो खा रहा है। यानी अगर वो खाता नहीं तो जितना तुम डाल रहे हो एनर्जी उतना ही लेके निकल जाता वो, यानी बराबर होता तो कोई दिक्कत ही नहीं होती। लेकिन हर मेटल का अपना अपना खासियत होता है, उनके इलेक्ट्रॉन, उनकी अपनी खासियत होती है, वो अपना उनका वर्क फंक्शन होता है। और हर मेटल का वर्क फंक्शन अलग अलग होता है, क्योंकि वहां पर अलग अलग क्या होती हैं, संरचनाएं होती हैं, अलग अलग उनकी ज्योमेट्री होती है, अलग उनकी पैकिंग होती है, इस अलग अलग उनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इसलिए हर मेटल का अपना अपना थ्रेशोल्ड होता है बच्चों। ये सब बातें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। जो बच्चे पहली बार ये क्लास देख रहे होंगे वो मेरे एनसीईआरटी मेड सुपर इजी सीरीज का सारा जो हमारा जो वो है वीडियो है वो जरूर देखिएगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हमने ये हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर लेंगे, हो जाएगा काम। अब आइए आगे, एविडेंस फॉर द क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड का मतलब क्या हुआ, बताया था आपको। क्वांटाइज्ड का मतलब होता है किसी छोटे से यूनिट में आप इंटीग्रल नंबर से मल्टीप्लाई करो, 1 से 2 से 3 से 4 से 5 से।
2.1, 2.2, 2.3, 2.5 इससे नहीं, ऐसे नहीं, कोई डेसिमल नहीं, पूरा इंटीजर होगा, ठीक ना। तो 1 2 3 4 5 6 से चलेगा, जीरो भी चलेगा, जीरो मतलब खत्म है, वो है ही नहीं। तो एविडेंस फॉर द क्वांटाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स। अब इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स की बात कीजिए, समझिए क्या कह रहे हैं, ये क्या कहना चाहते हैं। एनर्जी लेवल्स कह रहे हैं, यानी आप जानते हो किस बात के बारे में बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जो एटम होता है, वो जो शेल होती है, शेल, सबकी शेल की जो एनर्जी है वो क्वांटाइज्ड है। यानी अगर मैं सपोज करो किसी शेल की एनर्जी अगर हम मान लें एक्स है, पहले वाले शेल की, पहले वाला जो शेल है फर्स्ट शेल, उसकी एनर्जी एक्स है, तो दूसरे वाले की 3x 4x 2x 5x ऐसे कुछ हो सकती है। उसके ऊपर वाले की उससे कुछ मतलब इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एक्स होगा, उसी को ये कह रहे हैं, एविडेंस दे रहे हैं उस बात का। ये नहीं कि पहले की एक्स है तो दूसरे की 1.4x हो जाएगी, या भी दूसरे की 2 पॉइंट समथिंग एक्स हो जाएगी, ऐसा नहीं बच्चे, वो क्या होगी, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एक्स होगी, उसी का प्रूफ दे रहे हैं ये। अब देखिए समझिए, इसको पढ़ते हैं हम लोग क्या करते हैं। पहले हम लोग हेडिंग फिर से पढ़ेंगे, ये क्या दे रहे हैं, एविडेंस फॉर द क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड का मतलब तो समझी गए, ऐसे समझ लो और आसान भाषा में, तुम कभी ये नहीं कह सकते कि भाई इस रूम में 1.4 मेंबर पर प्रेजेंट है, या तो मेंबर 1 होंगे या तो 2 होंगे, 1.4 मेंबर्स होंगे ही नहीं, है ना। ओके, आधा मेंबर या 1.5 आदमी नहीं हो सकता है, तो मरा होगा, आदमी होगा ही नहीं, राइट। तो ये कह सकते हो इस हाल में 10 लोग प्रेजेंट हैं, इस हाल में 50 लोग प्रेजेंट हैं, तो एक आदमी एक यूनिट हो गया, तो ऐसे हो गया 50 लोग, 50 पर्सन, तो 1 पर्सन इज 1 यूनिट एंड 50 इज द इंटीजर। तो ऐसे बात समझ सकते हो, आई बस समझ में। तो क्वांटाइज का ये मतलब होता है, तो स्पीड ऑफ लाइट डिपेंड्स अपॉन, ध्यान से, द स्पीड ऑफ लाइट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मीडियम थ्रू विच इट पासेस। चलिए, क्योंकि वैक्यूम में सबसे तेज चलता है, और जैसे जैसे लाइट जो है, आप देखते हैं कि लाइट जो है डेंस मीडियम में, डेंसर मीडियम में थोड़ा स्लो हो जाता है, ठीक है बच्चे, स्लो हो जाता है। एज अ रिजल्ट द बीम ऑफ लाइट इज डेविएटेड और रिफ्रैक्टेड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ एज इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। सही बात है, आप पढ़े भी हैं फिजिक्स में, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जाती है, तो अगर डेंसिटी का चेंज है तो वो उसका पाथ बदलता है, अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट होता है। इट इज ऑब्जर्व्ड व्हेन अ रे ऑफ व्हाइट लाइट इज पास्ड थ्रू ए प्रिज्म, यानी ये किसी प्रिज्म से हम पास कराते हैं, तो मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं इसको, किसी प्रिज्म से पास कराते हैं, तो द वेव ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ बेंड मोर देन वन विद लॉन्गर वेवलेंथ। यानी देखो, लॉन्गर वेवलेंथ से ज्यादा मुड़ती है कौन, जो शॉर्टर वेवलेंथ वाली। द वेव विद द शॉर्टर वेवलेंथ बेंड्स मोर देन वन विद अ लॉन्गर वेवलेंथ। यानी जो शॉर्ट वेवलेंथ वाली हैं, यानी जो हाई एनर्जी वाली हैं, वो ज्यादा बेंड करेंगी जो देन द कम एनर्जी वाले, यानी लॉन्गर वेवलेंथ वाले। सिंस ऑर्डिनरी व्हाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ वेव्स विथ ऑल द वेवलेंथ्स इन द विजिबल रेंज। जो ऑर्डिनरी लाइट होती है वो सारे वेवलेंथ उसके विजिबल रेंज वाले उसमें होते हैं। तो क्या होता है, वो क्या होगा, स्प्लिट कर जाएगी, क्योंकि अलग अलग वेवलेंथ है तो अलग अलग उनका डेविएशन होगा। तो ए रे ऑफ व्हाइट लाइट इज स्प्रेड आउट इनटू ए सीरीज ऑफ कलर्ड बैंड्स कॉल्ड स्पेक्ट्रम। और ये कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होता है, यानी दो कलर के बीच में कोई गैप नहीं है, कोई उसमें, क्योंकि एक से दूसरा मर्ज करके निकलता है, मर्ज करके, इसी को बोलते हैं कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। और मेरे प्यारे बच्चों, वेव्स को अलग अलग वेवलेंथ वाले वेव्स को देखना, उनकी पिक्चर बनाना है, उसी को स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो कलर बैंड्स मिलते हैं, उसको स्पेक्ट्रम कहते हैं। द लाइट ऑफ रेड कलर विच हैज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इज डेविएटेड द लीस्ट। तो रेड कलर की लाइट कम डेविएट करती है, इसीलिए बहुत दूर से दिखाई भी देती है, क्योंकि डेविएट करके खत्म नहीं होती, इसलिए खतरे का सिग्नल जो होता है, डेंजर साइन जो होता है, वो रेड होता है। डेविएटेड द लीस्ट, इसीलिए सनसेट और सन राइज के समय सन जो है बहुत रेड दिखाई देता है और ऑरेंजिश दिखाई देता है। विच हैज द, अब कह रहे हैं कि लॉन्गेस्ट वेव, ठीक है। वाइल द वायलेट लाइट, जो विबग्योर में वायलेट लाइट है, जिसका शॉर्टेस्ट वेवलेंथ यानी हाईएस्ट एनर्जी है, सबसे ज्यादा डेविएट करता है, सबसे ज्यादा खत्म हो जाता है। इसीलिए हमारा जो आसमान है वो ब्लूइश वायलेट दिखा देता है, क्योंकि वो सब वहीं पर फैल जाते हैं, डेविएट होते हैं सारे कलर वायलेट वाले। तो वायलेट इंडिगो वाले सब जो है वहीं पर खत्म हो जाते हैं। द स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट दैट वी कैन सी रेंजेस फ्रॉम, देखो 7.5 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 700 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 400 एंगस्ट्रॉम तक। एंगस्ट्रॉम का मतलब क्या होता है बच्चे, 10 टू पावर 10 होता है मीटर, 10 टू पावर -10 मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 टू पावर -10 मीटर होता है। यहाँ पे हर्ट्ज कह रहे हैं, हर्ट्ज। तो 7.50 हर्ट्ज से लेकर के इंटू 10 पावर 14 से लेकर के 4 इंटू 10 पावर 14 हर्ट्ज तक होते हैं। ये फ्रीक्वेंसी बता रहे हैं। और जो मैं इसके पहले बता रहा था 400 नैनोमीटर से 750 वाले, वो बता रहा था मैं क्या,
वो मैं बताया था आपको वेवलेंथ। ठीक है बच्चों, सच ए स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। मैंने बताया कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, कंटिन्यूअस क्यों? बिकॉज वायलेट मर्जेस टू ब्लू, ब्लू मर्जेस टू ग्रीन एंड सो ऑन। ठीक है, अ सिमिलर स्पेक्ट्रम इज प्रोड्यूस्ड व्हेन अ रेनबो फॉर्म्स। रेनबो आप देखते होंगे, वही चीज बनती है। एक्चुअली क्या होता है, ड्रॉपलेट्स इकट्ठे होते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, उससे लाइट पास करती है, तो ड्रॉपलेट जो होते हैं वो प्रिज्म की तरह काम करते हैं और पूरा एक रेनबो जो है वो विबग्योर बना देते हैं। रिमेंबर दैट विजिबल लाइट इज जस्ट अ स्मॉल पोर्शन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ये कह रहे हैं ध्यान रखिए कि विजिबल लाइट जो है वो पूरा सारा रेडिएशन विजिबल नहीं होता, बहुत छोटा सा स्मॉल पोर्शन है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, जो हमने फिगर 2.7 में देखा था। बहुत सारे और भी है, रेडियो वेव्स है, माइक्रोवेव वेव्स है, आपने सब देखा है, इंफ्रारेड है। ठीक है बच्चे, व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इंटरेक्ट विथ मैटर, जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन किसी मैटर, किसी वस्तु से, किसी सब्सटेंस से टकराता है, किसी एटम से या किसी मॉलिक्यूल से टकराता है, तो मे एब्जॉर्ब एनर्जी एंड रीचेस टू हायर एनर्जी लेवल। जब टकराता है तो जो एटम है उसके जो इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जी एब्जॉर्ब करके हायर एनर्जी लेवल पे चले आते हैं। ठीक है, विथ हायर एनर्जी दीज आर इन एन अनस्टेबल स्टेट, और हायर लेवल पर आगे तो अनस्टेबल स्टेट में होते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि एनर्जी को मिनिमाइज करके ही कोई स्टेबल होता है। तो जैसे कोई इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल पे गया तो अनस्टेबल है। फॉर रिटर्निंग टू द नॉर्मल, अपने वापस अपने नॉर्मल पोजीशन पे आने के लिए क्या था, लोअर एनर्जी लेवल पे एनर्जी स्टेट पाने के लिए, द एटम एंड मॉलिक्यूल इमिट रेडिएशन। एक्चुअली वो क्या, एटम मॉलिक्यूल नहीं, वो इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें, वही करते हैं ना, इलेक्ट्रॉन ही जा रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इमिट करते हैं रेडिएशन को इन वेरियस रीजन्स ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अब इसका क्या मतलब हुआ, इलेक्ट्रॉन इमिट करते हैं रेडिएशन इन वेरियस रीजन्स ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, मतलब कि जो वो इमिट करते हैं उसका तो लैम्डा होता होगा, जो वो एनर्जी इमिट करते हैं उसका तो लैम्डा होगा या उसकी फ्रीक्वेंसी होगी, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बनाया है उसमें कहीं ना कहीं लाई करेगी, कहीं ना किसी किसी मैच करेगी। तो वही कर रहे हैं कि वो जो रेडिएशन इमिट करते हैं वो क्या होती है, ऑफ वेरियस रीजन्स ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो सीधी बात हो गई, जब कोई हम एनर्जी जो है किसी मैटर पे डालते हैं तो उसमें जो एटम से मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल पे जाते हैं, और हायर एनर्जी से जब वापस लौटते हैं अपने स्टेबल वाले पे तो कुछ रेडिएशन इमिट करते हैं, और ये रेडिएशन आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो हमने बनाया था उस फिगर में, उसमें कहीं ना कहीं आते हैं। अगर वो विजुअल रेंज में आएंगे तो हमको कलर दिखाई देगा, अगर वो जो इमिट कर रहे हैं उसमें से कुछ जो है रेडिएशन विजुअल रेंज में मान लो है तो हमको कलर दिखाई देगा, और जिस भी रेंज की ज्यादा कलर ज्यादा वो इमिट करेंगे वही कलर हमको ज्यादा दिखाई देगा, है ना। इमिशन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। अब आपके स्पेक्ट्रा समझ में आ गया, स्पेक्ट्रा समझ में आ गया, तो अब स्पेक्ट्रा क्या होता है ये समझ में आई गया हमको कि कलर जो है, जो भी हमको जो वेवलेंस निकलते हैं उसको अगर हम पिक्चराइज कर लें या लैम्डास को उनको लिख करके हम बना ले तो वही स्पेक्ट्रा है उसका। तो इमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा के बारे में समझते हैं। द स्पेक्ट्रम ऑफ रेडिएशन इमिटेड, स्पेक्ट्रम ऑफ रेडिएशन है ना, यानी कोई रेडिएशन है तो उसकी जो स्पेक्ट्रम बना रहे हो, यानी उसका जो लैम्डास को लिख रहे हो, कलर को बता रहे हो। अगर विजुअल रेंज में है तो विजुअल स्पेक्ट्रम में कलर होता है, अगर विजुअल नहीं है तो कलर क्या बनाओगे, तो सिर्फ लिखोगे ना कि हाँ इतना लैम्डा हुआ, इतना लैम्डा, तो सिर्फ लिख ही सकते हो। ओके, तो द स्पेक्ट्रम ऑफ रेडिएशन इमिटेड बाय अ सब्सटेंस दैट हैज एब्जॉर्ब्ड एनर्जी। अभी हमने क्या ना कि हम किसी सब्सटेंस पर हम क्या करते हैं, एनर्जी डालते हैं तो उसके मॉलिक्यूल्स और एटम्स एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो वही कर रहा है कि जो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो एब्जॉर्ब करने के बाद फिर क्या होते हैं, वो हायर लेवल पे आते हैं, हायर लेवल से जब वापस लौटते हैं तो अब इमिट करते हैं, तो उससे जो स्पेक्ट्रम आप बनाते हो उसको बोलते हैं इमिशन स्पेक्ट्रा। मेरी बात समझिएगा बच्चों, यानी क्या किया, जो इलेक्ट्रॉन हायर लेवल पे चले गए हैं, कब चले, कैसे चले गए हैं, एनर्जी खा करके बाहर से आपने एनर्जी डाला है, उसको इरेडिएट किया है आपने, उसको आपने इरेडिएट किया है, किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से आपने इरेडिएट किया है, तो उसके इलेक्ट्रॉन हायर लेवल पे चले गए हैं। वहां से जब वापस लौटते हैं वो ना, तो एनर्जी इमिट करते हैं, रेडिएशन इमिट करते हैं, उसी जो रेडिएशन इमिट करते हैं उसकी वेवलेंथ को नोट करते जाओ, नोट कर लो, नोट करके जो तुम बनाओगे उसी को स्पेक्ट्रम कहते हैं, और वही वही क्या कहलाता है, उसका इमिशन स्पेक्ट्रम कहलाता है। इससे आसान शब्दों में और नहीं समझ सकते। तो एटम मॉलिक्यूल या आयंस, लाइन यहां पढ़िएगा, एटम मॉलिक्यूल्स और आयंस दैट हैव एब्जॉर्ब्ड रेडिएशन आर सेड टू बी एक्साइटेड, पहले पढ़ लिया। To produce an emission spectrum, energy is supplied to a sample by heating it or is irradiating it. Irradiate मतलब उसमें कुछ लाइट डालो, या इसको हीटिंग तो पहले कर दिया, irradiate का मतलब होता है इसमें कुछ प्रकाश डालो, कुछ रेडिएशन डालो, रेडिएशन डालो, लाइट भी रेडिएशन है, या कोई और भी रेडिएशन डाल सकते हो जो दिखाई ना दे, ठीक है। तो irradiating it and the wavelength or या frequency of the radiation emitted as the sample gives of the absorbed energy is recorded। तो वही मैं इतनी बातें जो बोला हूं वही चीज को ये लाइन में कह रहे हैं कि भाई किसी सैंपल को आप एनर्जी दीजिए, उसकी इलेक्ट्रॉन्स वो एक्साइटेड हो जाएंगे, एक्साइटेड होने के बाद वो क्या होंगे, एनर्जी इमिट करेंगे, उसको आप नोट करते जाइए, वो रिकॉर्ड कर लीजिए उसको, वही क्या होगा, उसका इमिशन स्पेक्ट्रम होगा। अब आइए, एन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम इज लाइक
द फोटोग्राफिक निगेटिव ऑफ द इमिशन स्पेक्ट्रम। अब आप समझो, जो वो इमिट कर रहे हैं, वो तो मान लो कुछ एब्जॉर्ब किए थे। अब क्या एब्जॉर्ब किए थे, एक बात समझना, थोड़ा सा ध्यान से सुनो। जो मैंने इमिशन स्पेक्ट्रा बताया ना, उसी के एग्जांपल से मैं आपको बता दूंगा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा क्या होता है। जो आपने लाइट डाला, यानी जो आपने रेडिएशन डाला था सब्सटेंस पे ना, तो पहले तो उस रेडिएशन का जो सोर्स आपका है, उस सोर्स का आप पिक्चर ले सकते हो कि क्या क्या रेडिएशन वो निकाल सकता है। ये अगर आप स्पेक्ट्रोस्कोप एक ऐसा यंत्र है, एक ऐसा मशीन है जिसमें किसी चीज को आप रखते हैं तो उससे कितने रेडिएशन निकल रहे हैं वो सबका जो है वो नोट दे देता है आपको, सबका वो आपका रिकॉर्ड करके बताता है कि हाँ ये इतना इतना निकाल रहा है। आप इतनी बात समझ गए। तो कोई सब्सटेंस मान लीजिए है, कोई सोर्स है, मान लीजिए कोई सोर्स है, उस सोर्स का पहले आप क्या कीजिए, सारा उसका रिकॉर्ड ले लीजिए, यानी कितने इमिट कर रहा है, कितनी चीजों को इमिट कर रहा है, कितने रेडिएशन को इमिट कर सकता है, उसका रिकॉर्ड ले लीजिए। ठीक है, अब आप कीजिए उसी सोर्स से आप क्या कीजिए, डालिए, ठीक है ना, किस पर, किसी सब्सटेंस पर डालिए। ठीक है, और सब्सटेंस ऐसा लीजिए कि उससे वो एनर्जी पास कर जाए, बाहर चल जाए, तो वो कुछ चीजों को एब्जॉर्ब कर लेगा, एब्जॉर्ब करके जो निकलेगी बाहर उसका फिर से पिक्चर ले लीजिए। ठीक है, तो वो जितना एब्जॉर्ब कर लिया है वो लाइट वहां पे, वो रेडिएशन वहां ब्लैक हो जाएगी, और उसी का आप जो ब्लैक हो गई, यानी वही जो एब्जॉर्ब कर लिया वो ब्लैक हो गई, और वही आपको मिल जाएगी, वो उसी को होते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। तो जरा देखिए यहाँ पे फिगर दिया होगा, यहाँ पे शायद फिगर भी दिया हो, नहीं दिया है तो देखिए आप समझिए, यहाँ पे समझिएगा, देखिए a continuum of radiation is passed through a sample which absorbs radiation of the certain wavelength. The missing wavelength, which अब वही करें, the missing wavelength which correspond to the radiation absorbed by the matter leave dark spaces in the bright continuous spectrum. अब आप समझिएगा, continuous spectrum जैसे लाइट, जैसा कि व्हाइट लाइट, मेरी बात समझना, व्हाइट लाइट को तुम ऐसे, व्हाइट लाइट को किसी एक कंटेनर में एक सब्सटेंस रख दो, ठीक है, जो कि जिसका हमको एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम निकालना, एक सब्सटेंस जिसका हमको एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम निकालना हो, उसके सोल्यूशन को एक कंटेनर में रख दो और उससे व्हाइट लाइट पास कराओ। व्हाइट लाइट का तो पता ही है विबग्योर है, व्हाइट लाइट को पास कराओ, और जब वो उससे पास करके बाहर निकलेगी, तो बाहर जो निकल रही है रेडिएशन, वो क्या होगी, वो अंदर से जब पास की है तो कुछ चीजें एब्जॉर्ब कर लिया होगा सब्सटेंस, एब्जॉर्ब करके जो नहीं एब्जॉर्ब कर पाया होगा वो निकल गया होगा बाहर, तो जो बाहर निकली है उसका क्या कर लो, उसका पिक्चर ले लो, पिक्चर का मतलब उसका स्पेक्ट्रम बना लो कि कौन कौन से रेडिएशन यहाँ पर निकल रहे हैं। तो सोचो, जो रेडिएशन मिस हो गए, यानी वही क्या किया, सब्सटेंस ने एब्जॉर्ब कर लिया, तो जो जहां पे डार्क जो है आएगा, स्पेस आएगा, तो उसका मतलब वो सब्सटेंस ने एब्जॉर्ब कर लिया, तो वही डार्क स्पेसेस क्या है बेटा, क्या है वो, वही क्या है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है। यानी ये पता चल जाएगा ना कि जहां पे डार्क आया है उसका नोट क्या था, क्योंकि पहले आपने सबका नोट लिखा हुआ था। सपोज करो विबग्योर था, अब ब्लू गायब हो गया, विबग्योर में से वायलेट, इंडिगो, ब्लू में से, है ना, ब्लू गायब हो गया, तो ब्लू की जगह पे क्या आ जाएगा, ब्लैक आ जाएगा वहां पे, है ना, बाकी सब कलर आएंगे। तो आई थिंक आप समझ रहे होंगे, ठीक है ना। द स्टडी ऑफ इमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा इज रेफर टू स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो ये लाइन याद कर लेना जी, स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं स्टडी ऑफ इमिशन और एब्जॉर्प्शन। तो कभी कभी इमिशन खाली लिख देगा, सिर्फ एब्जॉर्प्शन लिख देगा, बोथ लिख देगा, तो स्टडी ऑफ इमिशन इज कॉल्ड स्पेक्ट्रोस्कोपी, स्टडी ऑफ एब्जॉर्प्शन इज कॉल्ड स्पेक्ट्रोस्कोपी, बोथ आर कॉल्ड स्पेक्ट्रोस्कोपी, है ना, नन लिख देगा। तो बच्चे ध्यान रखना, द स्टडी ऑफ इमिशन और एब्जॉर्प्शन दोनों के ही स्पेक्ट्रोस्कोपी को क्या बोलते हैं, स्टडी को बोलते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो इमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा इज रेफर टू एज स्पेक्ट्रोस्कोपी। द स्पेक्ट्रम ऑफ द विजिबल लाइट, द स्पेक्ट्रम of the visible light as discussed above was continuous। जैसे हमने विजिबल लाइट जो हमने क्या, विबग्योर, वो कंटिन्यूअस था, मैंने बताया आपको विजिबल लाइट क्या है, विबग्योर है, कंटिन्यूअस है, एज वेल एज continuous as all wavelength red to violet are visible of the visible light are represented in the spectra। यानी जितने भी उसमें होते हैं वो सब हमको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वहां पे मिल रहे हैं, ठीक है ना, इसलिए क्या बोल रहे हैं, ये कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा। द इमिशन स्पेक्ट्रा, ध्यान से, द इमिशन स्पेक्ट्रा ऑफ एटम्स in gas phase on the other hand do not show a continuous spread of wavelength from red to violet। तो ये कह रहे हैं कि जो गैस एटम जो होते हैं, जो गैस फेज में होते हैं, वो जो है कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा नहीं देते, रादर दे इमिट लाइट ओनली एट स्पेसिफिक वेवलेंथ
विथ डार्क स्पेसेस बिटवीन देम। सही बात है, कोई जरूरी नहीं है कि सारे सब्सटेंस क्या दें, हमको विजिबल स्पेक्ट्रा दें। तो हम जब उनका किसी सब्सटेंस को स्पेक्ट्रोस्कोप में रख करके उसका स्पेक्ट्रम निकाले तो देखा गया कि बहुत सारे क्या हो रहे हैं, बीच में डार्क स्पेसेस आ रहे हैं। तो ऐसे स्पेक्ट्रम को जो जिसमें डार्क स्पेसेस आते हैं बीच बीच में, उनको हम बोलते हैं लाइन स्पेक्ट्रा या एटॉमिक स्पेक्ट्रा। तो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको समझ में ही नहीं आता है बच्चों को बहुत सारे। तो जो बच्चे इन बातों को सुन रहे होंगे, समझ रहे होंगे, उनको लगेगा कि हाँ अब आप क्लियर हो गया है लाइन स्पेक्ट्रा क्या होता है, एटॉमिक स्पेक्ट्रा क्या होता है और कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा क्या होता है। तो बेटा लाइन स्पेक्ट्रा और एटॉमिक स्पेक्ट्रा एक ही बात है ना। सच स्पेक्ट्रा आर कॉल्ड लाइन स्पेक्ट्रा। लाइन स्पेक्ट्रा किसको बोलते हैं, जिसमें कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा क्या था, विबग्योर था, उसमें हर एक चीज वायलेट से इंडिगो मर्ज करके निकल रहा है, इंडिगो से ब्लू निकल रहा है मर्ज करके, तो कहीं कोई गैप नहीं है। और उसमें बीच में जब गैप आ जाएगा, डार्क लाइन आ जाएगी, तो क्या बोलेंगे उसको, लाइन स्पेक्ट्रा या एटॉमिक स्पेक्ट्रा बोलते हैं। एटॉमिक स्पेक्ट्रा क्या बोलते हैं, क्योंकि एटम भी ऐसा ही बिहेवियर करता है। एटम अपने फर्स्ट वाले से, मान लो फर्स्ट वाले से जंप किया थर्ड वाले में, तो थर्ड वाले से जब वापस आएगा तो कोई जरूरी थोड़ा ना कि डायरेक्ट फर्स्ट पे आ जाए, हो सकता है वो फर्स्ट से सेकंड, थर्ड से सेकंड पे आए, सेकंड से फर्स्ट पे आए। तो अलग अलग काइंड का वो एनर्जी इमिट करेगा बच्चे। तो इसलिए हमको क्या है कि वो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा ना मिलकर के लाइन स्पेक्ट्रा मिलेगी, इसीलिए इसको हम लोग एटॉमिक स्पेक्ट्रा भी कहते हैं, क्योंकि एटम जो होते हैं वो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा नहीं देते। ठीक है बच्चे, कह भी रहे हैं बिकॉज द इमिटेड रेडिएशन इज आइडेंटिफाइड बाय द अपीयरेंस ऑफ ब्राइट लाइंस इन द स्पेक्ट्रा। तो बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट था ये सब चीज। लाइन इमिशन स्पेक्ट्रा क्या थी, आर ऑफ ग्रेट इंटरेस्ट। लाइन इमिशन स्पेक्ट्रा जो होते बच्चे बहुत इंटरेस्ट है, क्योंकि आप किसी भी एटम की इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर की स्टडी कर सकते हैं कि उसमें कितनी तरीके से इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा होगा। तो क्या किया बोर ने, क्या किया था, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन को लेकर के, यानी हाइड्रोजन लाइक एटम को लेकर, क्योंकि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे तो बहुत मुश्किल होगी, है ना। तो हाइड्रोजन लाइक एटम को लिया जिसमें सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन हो, और उसको हीट करके उसके स्पेक्ट्रम का स्टडी किया कि इलेक्ट्रॉन पहले क्या किया, उसको इरेडिएट किया या उसको हीट किया, तो फिर चेक किया कि कितना स्पेक्ट्रम निकल रहा है, इमिशन स्पेक्ट्रम कितना निकल रहा है। तो सोचो कितना शानदार बात था। अब क्लियर भी हो रहा होगा कि हाइड्रोजन लिया, हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन था, या लिथियम लिया, लिथियम से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, लिथियम +2 आयन ले लिया, लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन थे, लिथियम से 3 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो लिथियम +2 आयन हो गया, तो उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन बचा। तो हाइड्रोजन, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन थे, हीलियम +1 कर दो तो उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन बचा। तो हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक एटम्स लेंगे बेटा, ठीक है ना, आयंस लेंगे, स्पीसीज लेंगे, हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज। हाइड्रोजन लाइक एटम्स नहीं कह सकते ना, स्पीसीज कहोगे क्योंकि वो आयन है, एटम तो कहोगे नहीं उनको। तो हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज कहेंगे बेटा, यानी सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम कह सकते हो एक लाइन में। उनको जब हीट करते हैं तो इनके इलेक्ट्रॉन हाई लेवल पे जाते हैं और लौटते हैं तो अलग अलग क्या करते हैं, अलग अलग पाथ को फॉलो करके आते हैं। इसमें हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज में क्या क्या चेंज होगा, उनका एटॉमिक नंबर चेंज होगा, जिसको भी फार्मूले में यूज किया जाता है। ठीक है, तो लाइन स्पेक्ट्रम क्या आता है, गेट ग्रेट इंटरेस्ट इन द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर। तो इससे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर बता पाते हैं किसी भी एटम का। ईच एलिमेंट हैज यूनिक लाइन स्पेक्ट्रम। जैसे हम लोग का फिंगरप्रिंट होता है ना, तो हर एक एलिमेंट का यूनिक लाइन स्पेक्ट्रम होता है, जिसको हम कंप्यूटर से निकालते हैं। अगर आप कोई नया सब्सटेंस खोज देते, कोई नया एलिमेंट खोज देते हैं, तो यही किया जाता है, पहले उसका स्पेक्ट्रम निकाला जाता है और मैच कराया जाता है अब तक जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट है। अगर सबसे मैच नहीं हुआ, इसका मतलब आपने नया एलिमेंट ढूंढ लिया। तो each element has a unique line spectrum. The characteristic line in the atomic spectra can be used in chemical analysis to identify unknown atoms, in the same way as fingerprints are used to identify people. The exact matches of lines of the emission spectrum of the atom of a known element with the line from the unknown symbol quickly establish the identity of the latter. यानी अगर कहीं मैच कर गया तो आपने ढूंढा है, अगर मान लो कोई ढूंढा आपने उसका स्पेक्ट्रम निकाला और आपने कहा भाई मैंने तो नया ढूंढा है, तो क्या करेंगे साइंटिस्ट लोग, सबको मैच कराएंगे। अगर किसी से मैच कर गया यानी वो वही एलिमेंट है, आप समझ नहीं पा रहे थे, राइट। आपने मैच नहीं किया, इसका मतलब आपने एलिमेंट नया ढूंढ लिया। ठीक है, क्विकली एस्टैब्लिश द आइडेंटिटी ऑफ द लेटर। तो जर्मन केमिस्ट रॉबर्ट बुन्सन फ्लेम हम लोग देखते हैं ना, बुन्सन फ्लेम हम लोग लेबोरेटरी में यूज करते हैं, वाज वन ऑफ द फर्स्ट इन्वेस्टिगेटर्स टू यूज लाइन स्पेक्ट्रा टू आइडेंटिफाई एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए रॉबर्ट बुन्सन ने सबसे पहले बेटा ये अपना एक्सपेरिमेंट किया था। एलिमेंट्स लाइक रुबिडियम, सीजियम, थैलियम, इंडियम, गैलियम एंड स्कैंडियम वेर डिस्कवर्ड व्हेन देयर मिनरल्स वेर एनालाइज्ड बाय स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड्स। कितना शानदार बात है, बताओ, है ना। द एलिमेंट हीलियम वाज डिस्कवर्ड इन द सन बाय स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड। सन से जो लाइट आ रही है उसको देख करके ये बताया कि हीलियम वहां पर है, यहाँ का हीलियम और वहां का हीलियम का स्पेक्ट्रोस्कोपी मैच कर गया। तो
तो कहें कि वहां पर है, ठीक है ना। तो बच्चों इतनी शानदार तरीके से जो हम लोग स्टडी कर रहे हैं, ये और कहीं संभव नहीं था, सिर्फ लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी मेड सुपर इजी में ही संभव है। तो बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, आप जो बच्चे देख रहे हैं और समझ रहे हैं, वो क्या करें, ये देखिए लाइन बाय लाइन स्पेक्ट्रम, लाइन बाय लाइन लाइन स्पेक्ट्रम से लाइन बाय लाइन स्पेक्ट्रम मैंने बोल दिया। लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी की स्टडी करना भी एक अपने आप में बहुत खूबी है, और इससे बहुत सारी चीजें रिवील हो जाती हैं, आपको समझ में आती हैं, और विश्वास मानो इसी में से क्वेश्चंस भी आते हैं। तो बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोग एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन की पूरी स्टडी करेंगे। एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन के बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोग करते हैं क्या, टैट टॉक। टैट टॉक करते हैं, टेस्ट एंड डिस्कशन टॉक करते हैं, जिसमें हम लोग क्या करते हैं बच्चों, आपको पता है टैट टॉक कहाँ होती है, आपके अनअकैडमी के स्पेशल क्लास में होती है। वहां पे आइए, मुझे फॉलो कीजिए, वो फ्री है, वो भी आप लोगों के लिए। मुझे फॉलो कीजिए अनअकैडमी के स्पेशल क्लासेस पे। आप केमिस्ट्री, जो हमारा चैनल है केमिस्ट्री 101, इसके टेलीग्राम से जुड़ेंगे तो वहां पर मेरा सारा इंफॉर्मेशन मिलता है आपको कि मेरी क्लासेस कब कब और कहाँ कहाँ हो रही हैं। तो आप जो बच्चे टैट टॉक पे जरूर जुड़िए। टैट टॉक में हम क्या करते हैं, वो पूरे के पूरे एक एक क्वेश्चन का डिटेल डिस्कशन करते हैं, पूरा पोस्टमार्टम कर देते हैं। जैसे अभी पोस्टमार्टम कर रहे हैं, तो हम पोस्टमार्टम सीरीज में काम ही कर रहे हैं अपने, ठीक है ना, सीख रहे हैं। और बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, उसके बाद हम लोग मेगा क्विज करते हैं। तो ये 3 लेवल्स हैं आपको, जो आपको बहुत शानदार तरीके से आपको आगे बढ़ाएंगी अभी। और आपके लिए सबसे शानदार इंफॉर्मेशन इसमें है, जो आपका अनअकैडमी कॉम्बैट है, तो अनअकैडमी कॉम्बैट में पार्टिसिपेट कीजिए, मेरा कोड यूज करके उसमें एनरोल कर लीजिए। मेरा कोड है AM001, A फॉर अभिषेक, M फॉर मिश्रा, 001 नंबर 1 टीचर। उसमें आप जुड़ जाइए और AM001 कैसे एनरोल कीजिए कॉम्बैट में, और बेहतरीन तरीके से परफॉर्म कीजिए बच्चों। ये सारी चीजें आपको डेफिनेटली 100% आपको सिलेक्शन की तरफ ले जाएंगी बच्चों। और कंपटीशन बहुत टफ होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे लगातार इसमें अनअकैडमी के साथ जुड़ करके शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं, शानदार तरीके से जुड़ रहे हैं। अपना अपना मेंटर सेलेक्ट करके बच्चे इतना पढ़ाई शुरू कर दो शानदार तरीके से, और बेहतरीन तरीके से करो। लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, जैसा कि अभी हमने कहा कि हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक एटम की ही हम बात कर रहे थे, तो ये चीज हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। इसको हम लोग बच्चों अपने आगे जो हमारा एनसीईआरटी मेड सुपर इजी सीरीज का हमारा नेक्स्ट क्लास होगा, उसमें हम इसको बेहतरीन तरीके से डिस्कस करेंगे। मैं आप लोगों के लिए लगातार वीडियोस और लाइव क्लासेस जारी कर रहा हूं इसकी, जिससे कि आप लोगों की कंटिन्यूटी मेंटेन रहे, कंटिन्यूटी ब्रेक न रहे। इसलिए मैं कभी भी इस चीज को ब्रेक नहीं करने वाला हूं। मैं लाइव सेशन ले लूंगा या रिकॉर्डेड सेशन लूंगा, लेकिन लूंगा जरूर। और एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन में इतनी बातें बताता हूं बच्चों, जो आपको कभी कोई टेंशन नहीं आएगी। अगर कोई मुश्किल आती है, कोई समस्या आपके सामने आती है बच्चों, तो आप क्या करेंगे, आप लाइव उसमें जाकर के कमेंट बॉक्स में डालें। लाइव चैट मत लिखना, लाइव चैट में लिखोगे तो मुझे मिलता नहीं है, क्योंकि वो खत्म हो जाता है। तो कमेंट बॉक्स में जाकर के आप वो लिखेंगे, कमेंट बॉक्स में जाकर के लिखेंगे, ठीक है ना, अपने डाउट्स लिखेंगे। मैं उन डाउट्स को 100% तरीके से आपका दूर करने का प्रयास करूंगा, ठीक है बच्चे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे। हम लोग नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट क्लास में हम अपने लाइन स्पेक्ट्रम की स्टडी करेंगे और